हाय, गुड आफ्टरनून। आज लेक्चर 4 हम शुरू करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का। कुछ बेसिक्स हमने लास्ट की 3 क्लासेस में पढ़ लिए हैं। पहले हम शुरुआत में कुछ उन पर बेस थोड़ी सी प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ ग्राफ्स मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम मेन थर्मोडायनेमिक का लेक्चर शुरू करेंगे और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डिटेल करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये क्वेश्चन लिखा है सामने, आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम ए टू बी। कोई एक प्रोसेस हुआ, ए से बी बना, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। फिर उसके बाद आइसोकोरिक हुआ, मीनिंग आप जानते हो आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए। आइसोकोरिक प्रेशर इंक्रीमेंट, वॉल्यूम सेम रखते हुए प्रेशर बढ़ा दिया गया फ्रॉम बी टू सी। उसके बाद आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम सी टू डी। आइसोबारिक कॉन्ट्रैक्शन, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, अब यहां वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया था। ये कॉन्ट्रैक्शन मतलब वॉल्यूम कम कर दिया। कॉन्ट्रैक्शन वर्ड का क्या मीनिंग है? वॉल्यूम कम कर दिया गया। आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर हम कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, वॉल्यूम कम कर दिया। D2A, उन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है आपको। जल्दी से 1 मिनट लो और मुझे बताओ जल्दी। देखो, आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम स्टेट ए टू बी। कोई प्रोसेस है जिसमें हम स्टेट ए से बी पर आ रहे हैं। ये है मूवेबल पिस्टन, हमने इसमें लगा रखा है। ये इनिशियल स्टेट ए है जिसमें ये वॉल्यूम है। अब ये बोल रहे हैं एक्सपेंशन, मतलब मुझे वॉल्यूम बढ़ाना है। हालांकि टर्म से पता चल जाना चाहिए, लेकिन अगर आप इस पूरे सिस्टम में भी इमेजिन कर लेते हो तो चीजें फिर आसान रहेंगी। ये बी स्टेट हो गई, ये V2 हो गया, ये V1 हो गया। V2 माइनस V1, डेल्टा V पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंड तभी तो करेगी चीज जब बाद का वॉल्यूम पहले वॉल्यूम से ज्यादा हो। तो V2 माइनस V1 पॉजिटिव होना जरूरी है इस एक्सपेंशन के लिए। आइसोथर्मल मतलब जो टेम्परेचर यहां था वही टेम्परेचर यहां है। टेम्परेचर तो ग्राफ में है ही नहीं, तो इससे कुछ लेना देना है ही नहीं हमें। एक्सपेंड करने का मतलब वॉल्यूम ज्यादा करते चले जाना है मुझे। कैसे ज्यादा होता चला जाएगा? अच्छा, आप मुझे सिंपल सी बात बताओ, बॉयल्स लॉ क्या था? सारी बात छोड़ो, गैसीय स्टेट में बॉयल्स लॉ क्या पढ़ा था आपने? कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता चला जाता है। अब कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है? वो आइसोथर्मल ही तो है। टेम्परेचर चेंज किए बिना जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते चले जाओगे, ऐसे ऐसे वॉल्यूम कम होता चला जाता है। इनवर्सली रिलेटेड होता है। हाई प्रेशर पर ये वॉल्यूम कम है, लो प्रेशर पर वॉल्यूम ज्यादा है। प्रेशर आपने बढ़ाया, वॉल्यूम कम, प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम, ये कंडीशन रही। अब लेकिन एक्सपेंशन की बात हो रही है, यहां हम रिवर्स कर रहे हैं, एक्सपेंशन नहीं कर। ये हम प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम नहीं कर रहे हैं, प्रेशर कम करने पर वॉल्यूम ज्यादा कर रहे हैं। तो ये तो बॉयल्स लॉ ही हुआ ना। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। प्रेशर बढ़ता रहेगा, वॉल्यूम कम होता रहेगा। या ये भी बोल सकते हो इसी बात को, प्रेशर कम होता रहेगा, वॉल्यूम बढ़ता रहेगा। ये वाली बात हमारे काम की है, यही ये गिवन है। ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। प्रेशर कम होता जा रहा है, नीचे आते जा रहे हैं प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है। तो ये ए इनिशियल स्टेट हो गई, फाइनल स्टेट भी हो गई। एरो मुझे ये लगाना पड़ेगा इसमें, ए से बी। जरूरत भी नहीं है वैसे तो, ए लिख दिया ना, क्योंकि हमने स्टेट ए टू बी एक्सपेंशन मतलब ए का वॉल्यूम कम, बी का ज्यादा।
उसके बाद नंबर 2 की बात क्या आई, आइसोकोरिक प्रेशर इंक्रीमेंट। प्रेशर तो बढ़ाना है लेकिन आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर, मुझे सीधे बस स्ट्रेट लाइन में नाक की सीध में चलते चले जाना है। ये आ गया। बी से सी प्रोसेस जो हुआ, बी टू सी प्रोसेस में हमने ऐसा कुछ किया, प्रेशर को बढ़ा दिया, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, फिक्स रखा, आइसोकोरिक। फर्दर आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम सी टू डी, इस बार कॉन्ट्रैक्शन है, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन का उल्टा होगा ना, बिल्कुल ये वाला हो जाएगा। अब प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा, यानी हमें अब इधर आना चाहिए, यहां आना चाहिए, ऐसे ऐसे आना चाहिए। फर्दर सी टू डी, ये सी हो गया, ये डी हो गया। आइसोबारिक कॉन्ट्रैक्शन फर्दर डी टू ए, यानी डी से ए पे हमें वापस आना है, इस डी से ए पे वापस आना है, लेकिन आइसोबारिक करना है। आइसोबार का मतलब क्या हो गया, प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर ए तो मैंने मान रखा है यहां से, तो प्रेशर मुझे यहां से कांस्टेंट लेके सीधी लाइन लगानी पड़ेगी, डी से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता मैं, डी यहां रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ऊपर से यहां लेकर के आऊंगा तो प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं रहा। तो ये लाइन मैं कहां तक खींचने का अधिकार रखता हूं, बस इस पोजीशन तक, यहां तक, ये डी, क्योंकि मुझे आइसोबारिक लिखना है और आइसोबारिक के लिए मुझे प्रेशर को कांस्टेंट करना है, ये प्रेशर कांस्टेंट। वॉल्यूम कम होता चला जा रहा है, डी से ए कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और जो ए है वापस वो स्टेट आ गई, साइक्लिक, ओवरऑल साइक्लिक प्रोसेस हो गया, ये ए से बी में पहुंचे, बी से सी में, सी से डी में पहुंच गए ये, और डी से वापस ए में आ गए। ये ओवरऑल प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है। ये ग्राफ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा और बड़ा करके लिख लो, ये वाली लाइन छोटी आ गई, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपने अपनी बात तो बोल ही दी। देखो मैंने यहां तक खींच दी थी, जानबूझ के खींची थी मैंने, ताकि आपको पता चले कि ये डी यहां तक लेकर के आ ही नहीं सकता मैं, क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस मुझे आइसो बारिक प्रोसेस शो करना है। तो इसमें कोई डाउट किसी को है तो जल्दी से मुझे बता दो। प्रॉब्लम नंबर 2 पर आते हैं हम, इसको छोड़ देते हैं, हो गई है ये, तो ये कराई दिया मैंने ये ग्राफ, अगर थोड़ा सा साफ सुथरा देखना चाहते हो तो ये इसी तरीके का, ए से बी आ गया, बी से सी, ये वॉल्यूम बिल्कुल कांस्टेंट है, सी से डी में आ गया, ये डी से फिर ए में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही आपको करना है। आइसोबारिक एक्सपेंशन ए टू बी, आइसोकोरिक प्रेशर इंक्रीज बी टू सी, आइसोबारिक फिर आइसोबारिक है, सेम लाइन चलेगी, डायरेक्शन सी टू डी, आइसोकोरिक प्रेशर ड्रॉप, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम सेम, प्रेशर कम कर दिया, डी टू ए। सिंपल है प्रॉब्लम, जल्दी से मुझे ड्रॉ करके बताओ। जो सबसे पहले वाला प्रोसेस है, ये प्रोसेसेस हैं सारे, वो जो हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पढ़े थे, ये वही प्रोसेसेस हैं। आइसोबार सेम प्रेशर, मतलब प्रेशर कांस्टेंट, एक्सपेंशन मतलब वी आर चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इंक्रीसिंग, एक्सपेंशन का मतलब, आइसोबार का मतलब डेल्टा पी जीरो, पी जीरो है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ए से लेकर के बी, ये ए है, यहां से हम बी पर आ गए, ये पहला प्रोसेस लिख दिया मैंने, ए टू बी, एक्सपेंशन मतलब इंक्रीज इन वॉल्यूम, बट प्रेशर चेंज इज जीरो, प्रेशर तो ये का यही रहा, चेंज इन प्रेशर इज जीरो।
दूसरी बात, अब हम एक स्टेप कर चुके, आइसोकोरिक प्रेशर इंक्रीज। आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम सेम रखते हुए, यहां हम वॉल्यूम सेम रख रहे हैं तो डेल्टा वी जीरो रखेंगे, इस केस में डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, एंड प्रेशर में इंक्रीज कर रहे हैं। अब मुझे वॉल्यूम चेंज नहीं करना और लेकिन प्रेशर इंक्रीज करते चले जाना है, तो बिना वॉल्यूम चेंज किए प्रेशर इंक्रीज तो ऐसे होगा ना, इसके पैरेलल चलेगी लाइन, ये बी टू सी, ये प्रोसेस बी टू सी आ गया। सी टू डी आइसोबारिक एक्सपेंशन, आइसोबार फिर वही आ गया, आइसोबार मतलब यही डेल्टा पी जीरो। कंप्रेशन मतलब चेंज वॉल्यूम में नेगेटिव आना चाहिए, वी फाइनल छोटा होना चाहिए वी इनिशियल से, यानी हम इस पिस्टन को ऊपर से नीचे की तरफ दबाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, ये वाले प्रोसेस की बात हो रही है। वी इनिशियल ज्यादा हो, मान लो 5 लीटर है, फिर मैंने इसको दबा दिया तो ये 1 लीटर बच गया, ये फाइनल वी फाइनल कम हो गया, नेगेटिव आ जाएगा वॉल्यूम ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो कंप्रेशन की बात है, तो वॉल्यूम यहां ज्यादा है, ये वैल्यू सी पर वॉल्यूम की वैल्यू ये है ज्यादा है, और ये यहां कम आ रही है, प्रेशर कांस्टेंट मुझे रखना है, ये मैं कम करता चला जाऊंगा, सी से लेकर के डी तक हम पहुंच गए हैं। अब आइसोकोरिक यानी फिर वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, प्रेशर ड्रॉप, अब मैं यहां से नहीं नीचे ड्रॉप कर सकता क्योंकि मुझे वापस ए दे दिया, ये साइक्लिक है, तो मुझे बिल्कुल इसकी सीध में लाना पड़ेगा इसे डी को। क्यों? क्योंकि जब मैं प्रेशर ड्रॉप करूंगा तो प्रेशर ड्रॉप करने पर वॉल्यूम ना चेंज हो, वॉल्यूम नहीं चेंज होगा कांस्टेंट। अगर मैं ऐसे कर देता, डी यहां लिख देता और ए यहां लिखता, तो वॉल्यूम भी तो चेंज हो जाता, फिर प्रेशर भी ड्रॉप हो रहा है, वॉल्यूम भी ड्रॉप हो रहा है, तो ये बिल्कुल एक रेक्टेंगुलर बनेगा, डी से ए फिर ये वापस आ गया, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से फिर वापस से। ये बड़ा एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है और ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस ही है। हम अगर यहां छोड़ देते सी पर तो ये प्रोसेस होकर के साइक्लिक ना हो पाता, वापस जब अपनी ओरिजिनल स्टेट पे ये पहुंच जाता है जहां पर था, जहां इंटरनल एनर्जी वही है जो इनिशियल थी, अब यहाँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो रहेगा। अगर मैं कहता हूं ए से बी पर गए, बी से सी पर, सी से डी पर, डी से ए पर आ गए वापस, हीट चेंज जीरो नहीं होगा, वर्क डन जीरो नहीं होगा, लेकिन जो इंटरनल एनर्जी होगी वो वही होगी जो इस ए की थी, उसकी तो उस स्टेट में, उस गिवन सेट ऑफ कंडीशन में, इस प्रेशर, इस वॉल्यूम, इस टेम्परेचर पर, टेम्परेचर प्रोवाइडेड के अगर फिक्स है तो क्या होना चाहिए, तो इंटरनल एनर्जी सेम रहनी चाहिए। तो साइक्लिक प्रोसेस की जो बातें हमने की थी ये वही इनफैक्ट बात है। अब इसमें बताओ कोई डाउट अगर है तो पूछो जल्दी से, कोई डिस्कस करना चाहते हो, दूसरी प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं करने के लिए। बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया ए से बी, आइसोकोरिक ड्रॉप इन प्रेशर बी टू सी, आइसोथर्मल कंप्रेशन सी टू डी, आइसोबारिक एक्सपेंशन डी टू ए। जो सबसे पहला प्रोसेस है, बार बार मैं एक ही बात बता रहा हूं कि ये प्रोसेसेस हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं। एक्सपेंशन किया ए से बी तक, कोई पिस्टन था वो एक्सपैंड कर गया, उसका जो ऊपर वाला पिस्टन है वो ऊपर हट गया, ऊपर हो गया, यानी उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया है। वॉल्यूम इंक्रीज करना है मतलब ए अगर मैं यहां लिख रहा हूं तो बी यहां कहीं आगे होगा, वॉल्यूम इंक्रीज वाला ये सेक्शन है ना, ये कम वॉल्यूम, थोड़ा और ज्यादा वॉल्यूम, और ज्यादा वॉल्यूम, और ज्यादा वॉल्यूम, 0.5 लीटर, 1 लीटर,
2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है। ये प्रेशर कम, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, प्रेशर बढ़ाते चले जा रहे हैं। आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम ए टू बी। अगर आइसोथर्मल बोला है तो सिर्फ इतना अंदाजा लगा सकते हो कि दोनों चीजें एक साथ चेंज होंगी। अभी तो मैंने आपको बॉयल्स लॉ से बता दिया ना। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ वॉल्यूम कम होता चला जाता है। ये बॉयल्स लॉ है। तो इस बॉयल्स लॉ को मैं दूसरी तरह से कह सकता हूं, कांस्टेंट टेम्परेचर पर यानी आइसोथर्मल कंडीशन में प्रेशर कम करने के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे जैसे प्रेशर कम करोगे, ये ज्यादा प्रेशर, प्रेशर कम कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर और कम किया वॉल्यूम और बढ़ा, प्रेशर कम वॉल्यूम बढ़ गया, ये वॉल्यूम बढ़ गया। आप ये लिखोगे। समझ आ गई ना बात? तो मैं क्या लिखूंगा? ए टू बी क्या लिख सकता हूं? ऊपर से नीचे की तरफ आइसोथर्मल मींस ठीक उसी तरह जैसे बॉयल्स लॉ में आप करते थे, ए से लेकर के ये बी तक चेंज आ गया, ऐसा कुछ इनिशियल एंड फाइनल। अब बी से सी पर ड्रॉप किया प्रेशर का, और कितना किया? ताकि फ्रॉम बी टू सी आइसोकोरिक, यस, आइसोकोरिक मींस वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए। ये वॉल्यूम का एक्सेस है। यहां से बी से जब हम सी पर आए, वॉल्यूम फिक्स रखा हमने, नीचे आ गए लेकिन प्रेशर ड्रॉप करते चले गए, यहां पर रुक गए आकर। ये हो गया मेरे पास सी। अब सी से डी पर आए, आइसोबारिक मतलब प्रेशर कर दिया आप कांस्टेंट। प्रेशर फिक्स करने का मतलब है मैं इधर चलूंगा इस लाइन पर। एक्सपेंशन फ्रॉम डी टू ए। अच्छा ये छोड़ दिया मैंने, सॉरी, गलती हो गई। ये ड्रॉप इन प्रेशर फ्रॉम बी टू सी ये कर दिया। इसके बाद ये आइसोथर्मल कंप्रेशन फ्रॉम सी टू डी, ये वाली लाइन छोड़ दी मैंने। सी से डी मुझे आना है, कंप्रेशन करना है। ये एक्सपेंशन वाली लाइन को ही बस उल्टे चलाना है, ऐसे कंप्रेशन करना है। ये कंप्रेशन करता चला जाऊंगा मैं। अब इसे मिलाने से पहले या पॉइंट लिखने से पहले ये अगला वाला पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि साइक्लिक में हम ए तक वापस आ रहे हैं। आइसोबारिक एक्सपेंशन, आइसोबारिक मतलब फिर प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट तो ऐसे आएगा, यानी मैं इसको यहां तक मिलाऊंगा ऐसे। डी यहां पर कहीं होगा, डी, ए से बी, बी से सी, सी से डी इधर आ गया, डी से वापस ए। ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया ओवरऑल। ये रिप्रेजेंटेशन हमें करना पड़ेगा इसका। तो पहला ए से बी क्या हुआ? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या बता रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है। एक्सपेंशन क्या इंडिकेट कर रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। आइसोथर्मल क्या इंडिकेट कर रहा है? कि ये बॉयल्स लॉ जैसी कंडीशन है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। हम जब प्रेशर, भाई अगर कांस्टेंट टेम्परेचर ना रखते तो क्या होता? टेम्परेचर बढ़ाने पर भी तो वॉल्यूम बढ़ सकता था। प्रेशर कांस्टेंट रख करके टेम्परेचर बढ़ा देते, लेकिन वो कंडीशन नहीं दी। इन्होंने कंडीशन दी, आइसोथर्मल बोल दिया, मतलब प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन है। और अगर टेम्परेचर हम चेंज करते रहते तो फिर प्रेशर कांस्टेंट किया जा सकता था। तो आइसोथर्मल से एक आइडिया लगा सकते हो कि बस बॉयल्स लॉ जैसा कुछ ग्राफ ये बनेगा। आइसोकोरिक ड्रॉप,
इन प्रेशर, प्रेशर में कमी आ गई। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम फिक्स करते हुए प्रेशर ड्रॉप, तो ऐसे ही चलेगा बस सीधा ऊपर से नीचे, ये डाउन हो गया। सी से डी में जब आएंगे तो फिर क्या होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर ये ऑपोजिट आइसोथर्मल बोल दिया तो कंप्रेशन हो गया बॉयल्स लॉ की तरह से। फिर डी से ए में, यानी कि आइसोबारिक एक्सपेंशन, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, डी से ए एक्सपेंड कर गया, डी में वॉल्यूम कम था, ये ए का वॉल्यूम ये ज्यादा है, इंक्रीज कर गया। आइसोबारिक होने का मतलब है प्रेशर कांस्टेंट। ये एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है। एक क्वेश्चन और इसी तरीके का ग्राफिकल वाला ही, बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन 3 4 5 अब कर लिए, अब आपको समझ आनी शुरू हो गई होगी एटलीस्ट कि हम इसको किस तरह से डील करते हैं। सिर्फ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ सोच लो। अब पीवी में बताना है अगर हमें, तो बॉयल्स लॉ ही चलेगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर। हम या तो एक्सपेंशन करते हैं या कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। प्रेशर बढ़ाते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, प्रेशर कम करते हैं तो एक्सपेंशन होता है, पी के साथ वी। और इस पीवी कंडीशन में दोनों चेंज हो रहे हैं तो लाइन ये आती है। बार बार एक ही तो बात कर रहे हैं हम, ये पी एंड वी में अगर ये कर दिया तो प्रेशर कम होने के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है। और रिवर्स कर दिया मैंने, यहां से स्टार्ट किया प्रोसेस को, यहां पर पहुंचाया ए स्टेट, और इनिशियल स्टेट ये थी ए, फाइनल स्टेट ये बी हो गई। तो अब वॉल्यूम कम हो रहा है तो इसको मैं कॉन्ट्रैक्शन नाम दूंगा, ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन। और अगर ए ऊपर लिखा है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ए यहां पर लिखा है, ये बी आ गया, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ये वॉल्यूम इसका है ए का, बी का वॉल्यूम ज्यादा हो गया, प्रेशर हम कम करते चले जा रहे हैं। तो ये अब आइसोथर्मल बोला जाएगा। बॉयल्स लॉ में भी यही पढ़ा था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर बढ़ाते चले जाने से वॉल्यूम कम होता चला जाता है। प्रेशर बढ़ाते चले जा रहे हैं, वॉल्यूम कम होता चला जा रहा है, प्रेशर कम करते चले जाने से वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है, ये एक्सपेंशन है। कौन सा एक्सपेंशन है, क्योंकि दोनों चेंज हो रहे हैं, पीबी वीबी, तो आइसोथर्मल है। यही अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट रखता हूं एंड वॉल्यूम बढ़ा देता हूं ए से बी में, तो अभी आइसोथर्मल है नहीं है, लेकिन आइसोबारिक तो जरूर है। आइसोबार का मतलब क्या हो गया कि प्रेशर यहां पर कांस्टेंट है, फिक्स कर रखा है प्रेशर, वॉल्यूम जो है ये चेंज होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। अगर मैं वॉल्यूम लेता हूं यहां और इधर प्रेशर लेता हूं, कोई यहां अप टू डाउन आ रहा है, ए ये स्टेट है, बी ये स्टेट है, तो ड्रॉप इन प्रेशर है ना, प्रेशर पहले ज्यादा था ए में, बी में कम हो गया, ड्रॉप इन प्रेशर, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या बोला जाएगा, आइसोकोर बोला जाएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में ड्रॉप इन प्रेशर। और अगर मैं इसी को बी ऊपर लिखता हूं, ए नीचे लिखता हूं, ए से बी में जाने पर प्रेशर में इंक्रीमेंट आ रहा है, इंक्रीज इन प्रेशर, आइसोकोरिक, इंक्रीज इन प्रेशर, ये वॉल्यूम। ऐसे ये क्या बोला जाएगा कि प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबारिक एक्सपेंशन, ए से बी में वॉल्यूम बढ़ गया, आइसोबारिक एक्सपेंशन, बी से ए आ गया, प्रेशर कांस्टेंट रखा, यहां बी लिखा, यहां ए लिख दिया, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। कांस्टेंट प्रेशर, आइसोबार, वॉल्यूम ज्यादा वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम वॉल्यूम ज्यादा, ये एक्सपेंशन हो गया। इधर ए लिखना है मुझे, ये तो लिख चुका मैं, इधर बी लिखना है, कॉन्ट्रैक्शन बोला जाएगा अब ये, आइसोबारिक कॉन्ट्रैक्शन। तो इन सब 4 5 6 ग्राफ जो अलग अलग हैं, ये सबको इकट्ठा करके हम एक जगह लिख रहे हैं, ये जो हम कर रहे हैं इनफैक्ट इकट्ठा एक जगह करके लिख रहे हैं।
तो आई होप कि जो सामने लिखा है इतनी देर में मैं बता रहा था आपको, तो आपने कर भी लिया होगा। आइसोबारिक एक्सपेंशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में आइसोबारिक एक्सपेंशन का मतलब क्या है? प्रेशर एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ाना है, प्रेशर कांस्टेंट रखना है। प्रेशर कांस्टेंट कहीं से भी रख लो, यहां से प्रेशर रख लें, यहां रख लें, यहां रख लें, वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये आइसोबारिक एक्सपेंशन है। ए था इनिशियल, फाइनल हो गया बी मेरे पास। फिर इसके बाद आइसोकोरिक, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर ड्रॉप, प्रेशर कम होता जाए। प्रेशर तो कम करना है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, तो एक ही रास्ता है हमारे पास कि सीधी लाइन खींचे परपेंडिकुलर इसके, पी टू सी। फिर आइसोथर्मल आ गई बात, फिर दोनों चेंज होंगे, पी बी वी बी। आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, मतलब वॉल्यूम कम करने वाली दिशा में होगा। एक्सपेंशन होता तो इधर होता, ऐसे होता एक्सपेंशन। वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है, प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। अब आपको क्या आइसोथर्मल कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब ये हो गया, हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम कम होता चला जा रहा है एंड प्रेशर इंक्रीज। बॉयल्स लॉ लगा दिया। यहां लिखना पड़ेगा ए, क्योंकि मिलाना है, मीट करना है इनको दोनों को। यहां से नहीं कि बस ए को यहां पे, बस तीन ही प्रोसेस दिए, C2A, डी आया ही नहीं इसमें, तो A to B, B to C, C to A। फर्स्ट लाइन क्या बोली जाएगी, आइसोबारिक एक्सपेंशन। दूसरी लाइन क्या बोली जाएगी, आइसोकोरिक प्रेशर ड्रॉप, आइसोथर्मल कंप्रेशन। बस ये ग्राफ मिलना चाहिए, हमारा ये आंसर है। सिंपल सी बात है। सोचो कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से, फिर दूसरी प्रॉब्लम करेंगे या आगे बढ़ेंगे। बस प्रॉब्लम्स तो हो गई आज की क्लास की, थोड़ी सी थ्योरी कर लेते हैं इसमें। आई होप कि समझ आ गई होगी आपको कि हमें डील कैसे करना है। सोचना बैठ करके इसे और अच्छी तरह से सोचना तो हो जाएंगी चीजें। एक क्वेश्चन बस ये ई और कर लेते हैं, इसके बाद थोड़ी सी थ्योरी कर लेंगे। जल्दी बोलो इसका आंसर, जो भी होगा बताओ। देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये मैंने P एंड V लिख दिया। A to B, A है, यहां पर B एक्सपेंड करना मतलब वॉल्यूम बढ़ना, आइसोथर्मल मतलब प्रेशर के साथ चेंज आएगा। ये A इनिशियली, B फाइनली। आइसोकोरिक प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रेशर इंक्रीज मतलब पैरेलल चलेगा ये P के, ऐसे ही तो चलाना पड़ेगा। ये आ गया C हमारा, प्रोसेस 2 हो गया ये। फिर उसके बाद आइसोबारिक कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम में कमी, कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा P जीरो, प्रेशर जीरो नहीं, डेल्टा P जीरो, चेंज इन प्रेशर जीरो। जो पहला प्रेशर वही बाद वाला, वही उसके बाद वाला, लेकिन वॉल्यूम कम और कम और कम, वॉल्यूम कम होता जा रहा है और कम होता जा रहा है और कम और कम होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया, लेकिन प्रेशर में कांस्टेंट आ रहा है। आइसोकोरिक प्रेशर ड्रॉप,
अब प्रेशर ड्रॉप करना है और आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए, तो हम यहां रुक जाएंगे, यहां पर आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे अगर बढ़ गए फिर यहाँ ए से कैसे मैं मिलाऊंगा, इसे गलत हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम रखना है मुझे कांस्टेंट। वॉल्यूम अगर मुझे फिक्स रखना है तो मैं इस लाइन से चलूंगा ऊपर और करते करते यहां पर पहुंच जाऊंगा। ये आ गया मेरे पास डी, डी टू ए, फिर वापस आ गए हम यहां। ये डी टू ए कौन सा प्रोसेस है, ये है आइसोकोरिक प्रेशर ड्रॉप। वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर हमने कम कर दिया, डी से ए वापस ले आए। बस ये हमारा ग्राफ होना चाहिए। ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व है। फर्क है दोनों में, ठीक है भाई। ये जो अभी हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं उसका वर्क के साथ किस तरह से रिलेशन है, ये बताने के लिए एक सिंपल सी लाइन यहां पर सामने लिखी है। देखो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें गैसेस जेनरेट होती हैं और ये गैसेस मैकेनिकल वर्क करती हैं। पुरानी एक बात सोचो, वो जो जहां से इंजीनियरिंग शुरू हुई है सारी, ये जेम्स वॉट थे, उन्होंने इंजन बनाया था सबसे पहले। कहानी पढ़ी होगी आपने छोटे बचपन में किसी क्लास में कहीं। तो क्या कर रहे थे, इनफैक्ट चाय बना रहे थे या वॉट एवर जो भी है, कैटल रखा था, उस कैटल में उन्होंने पानी बॉयल कर रखा था चाय बनाने के लिए, और ढक्कन वो ढका हुआ था, यहां से ये नॉब कवर हो रही थी। क्या था इनफैक्ट, जब उन्होंने वाटर बॉयल हो गया, हो रहा था अपने काम में वो मगन थे, होता रहा वो, तो देखा उन्होंने ये ढक्कन बार बार ऊपर को उठ जाता था, ऊपर उठ जाता था और गैस उससे बाहर निकल जाती थी। उन्होंने ध्यान, बार बार टन 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 की आवाज आ रही थी, क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा वेट रख दिया इसके ऊपर, फिर दोबारा से ये पकता रहा, बॉयल हो रहा था वाटर बड़ी तेज तेज तेज, बड़ी तेज आके उसके बाद ये वो जो वेट था वो भी हटा दिया इसने प्रेशर डाल करके। गैस एक्सपेंड कर रही थी, जो भाप होती है वाटर से जो बनती है, यहां से उसके दिमाग में आइडिया, उनके दिमाग में आइडिया यहां से जनरेट हो गया था। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी पावर है इसके अंदर, तो पावर, ताकत बनाओ, कुछ इसका करो। इस गैस को, इस स्टीम को, स्टीम इंजन ही तो बना था ना पहले, अब तो इंजन तो लिमिट नहीं है, अब तो कोई कहां से कहां पहुंच गए। उस टाइम पर उन्होंने क्या किया, बॉयलर बनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे करते 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 कई सालों की मेहनत के बाद उन्होंने यहां पर इस तरीके का एक सिस्टम बनाया। बड़ा सिंपलेस्ट जो वे था वो क्या था, बॉयल किया पानी को बड़ा तेज, उसे एक पाइप के जरिए भेजा किसी ट्यूब में, यहां पर उन्होंने पिस्टन लगा दिया। जब यहां पर गैस आई तो पिस्टन आगे की तरफ को बढ़ पड़ा, इस गैस के एक्सपेंशन से वर्क हो गया। जब ये आगे की बढ़े, यहां शैफ्ट लगा दी, एक शैफ्ट होती है, शैफ्ट के साथ व्हील लगा दिया। जब ये आगे की तरफ बढ़ा, शैफ्ट घूम करके वो इस तरीके का कुछ मैकेनिकल सिस्टम होता है कि ये फिर वापस आता है, फिर ये वापस आ गया, गैस ने फिर से बाहर फेंका, फिर ये घूम के वापस आ गया, और साथ के साथ ये पहिया घूमता रहा। जब ये पहिया घूमता रहा तो क्या हुआ, ओवरऑल मैकेनिकल वर्क मिल गया हमें इससे। ये तो सीधे सीधे हमने थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल किया था, यहां थर्मल एनर्जी यूज की जा रही थी। ये जो पहिया घूम रहा है, मैकेनिकल एनर्जी जो इसको मिल रही है, कहां से मिल रही है, ये जो हीट हम इससे सप्लाई कर रहे हैं, ये तो पुरानी बात हो गई, 400 साल 500 साल पहले की बात है ये तो। अब आज की डेट में हम क्या करते हैं,
भैया आज की डेट में भी घुमाते हैं इंजन से, वही पिस्टन, ऐसे ही पिस्टन लगे हुए होते हैं, बहुत मॉडिफाई हो चुके हैं। ये तो सिंपलेस्ट वे बताया, सिंपल में स्टीम से बनाया करते थे। उसके बाद पेट्रोल डीजल से शुरू किया गया, उसको बर्न किया जाता है। डीजल, पेट्रोल या गैसोलीन जो भी होता है यूज करते हैं हम, इग्नाइट करते हैं हम उसको, बर्निंग होती है। और बर्निंग हो करके मान लो पेंटेन, आइसोपेंटेन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लिबरेट करती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ये लिक्विड था मेरे पास, ऑयल तो लिक्विड होता है, बहुत कम वॉल्यूम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, गैस बनी। गैस बनी तो फैलेगी, फैलने की उसकी अपनी इच्छा रहती है गैस की, एक जगह रुकती नहीं है, फैलने की कोशिश करेगी, एक्सपेंड करेगी। एक्सपेंड करेगी तो यहाँ पिस्टन आ गया रास्ते में से, पीछे धक्का देगी, वही काम कर दिया जो गैस ने किया था। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हम कंबशन करते हैं, कंबशन ही तो हो रहा है ये। गैसोलीन जो होता है, जो कार में, ऑटोमोबाइल्स में, ट्रक्स में, हवाई जहाज में, सब में पेट्रोल डीजल चलता है, बर्न करता है, गैसेस बनती हैं। वो गैसेस प्रेशर डालती हैं पिस्टन पर, पिस्टन आगे की तरफ को चलता है, आगे की तरफ चलते हुए उसमें एक शाफ्ट लगा होता है, वो पहिए को घुमा देता है। और यहां पर कोई केमिकल एनर्जी, यहां हमने बाहर से हीट नहीं दी। जेम्स वॉट के टाइम में तो इंजन, कोल इंजन चला करते थे, दुनिया में कहीं कहीं आज भी चलते हैं। कोयला डालते थे, उससे क्या करते थे, कोयले से आग जलाते थे इंजन के अंदर। आग जला करके क्या करते थे, बॉयल करते थे वाटर, बॉयलर्स होते थे बड़े बड़े, उससे स्टीम बनाते थे। वो स्टीम आगे प्रेशराइज करती थी, बड़ा हेक्टिक काम था। अभी तक चले हैं 10-20 साल पहले तक, 20-30-40 साल पहले तक। अब फिर उसके बाद डीजल इंजन शुरू हो गए, अब इलेक्ट्रिक इंजन शुरू हो गए, तो सब ये चीजें चेंज हुई। लेकिन वो मैकेनिकल जो प्रोसेस है, यहाँ थर्मोडायनेमिक्स का क्या मतलब है, रोल है थर्मोडायनेमिक्स में, चाहे हम बाहर से कोल बर्न करके इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं तो भी, और चाहे हम केमिकल बर्न करके उस केमिकल की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, यही कुछ हम सब थर्मोडायनेमिक्स में डील करते हैं। थर्मो, टेम्परेचर, डायनेमिक्स, मोमेंट, फ्लो, हीट का फ्लो किधर से किधर हुआ, और उसमें फिर मैकेनिकल वर्क में कितना कन्वर्जन हुआ, ये सारी चीजों को हम डील करते हैं। और उसका थोड़ा सा आइडिया दिया, एक्सपेंशन गैसेस का, एक्सपेंशन सोचना करना, ये हमें जरूरी होता है। तो कोई भी सिस्टम है ये मैकेनिकल वर्क कर सकता है, और इस मैकेनिकल वर्क को हम पीवी वर्क कह रहे होते हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो अगर मैं इस पिस्टन की बात को, ये जो पिस्टन यहां से गैस इसमें आई, इसने प्रेशराइज किया, और ये पिस्टन आगे की तरफ को मूव हुआ, या मैं इसको और सिंपल करके सोचता हूं, मैं ऐसे सोचना शुरू करता हूं, ये कोई पिस्टन है, अब बाहर से मैं गैस नहीं ला रहा हूं, यहीं अंदर ही वाटर है कुछ, बाहर से मैंने हीट दिया इसको, हीट करने पर ये एक्सपेंड करेगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम पहले कुछ कम था, बाद में वॉल्यूम ज्यादा हो गया। ये ओरिजिनल स्टेट इसकी थी, इतना वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, ये डेल्टा वी, डेल्टा वी, V2, ये V2 है, ये V1 वॉल्यूम था, V2 माइनस V1, ये इंक्रीज हो गया वॉल्यूम। अब अगर ये इंक्रीज हो गया वॉल्यूम, तो इसको प्रेशर के अगेंस्ट मूव करना पड़ा, ये डिस्प्लेसमेंट जो है इसको प्रेशर के अगेंस्ट करना पड़ा है। तो हम इसे बड़े सिंपल वे में वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट यहां पर, और ये जो इसका पूरा एरिया है, इसका मल्टीप्लिकेशन, ये तो वॉल्यूम हो जाएगा।
और इस प्रेशर के अगेंस्ट हमने फोर्स यहां इस गैस ने लगाई होगी। इसके अकॉर्डिंग हम यहां सारी कैलकुलेशन करेंगे जो अब हम आगे वाले पोर्शन में पढ़ने जा रहे हैं। ये पीवी वर्क ही पढ़ने जा रहे हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क जिसको हम बोलते हैं। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या है, किस तरह से ये चीजें, देखो एकदम से पढ़ लोगे तो फिर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे। बिल्कुल जैसे मैंने अभी ये ग्राफ बताया, पहले से तसल्ली से बैठ के सोचो, जो डेफिनेशंस हैं वो बढ़िया करके पक्की करो, फिर स्टेप वाइज आप आगे बढ़ो। ये नहीं कि पूरी मैंने 4 लेक्चर हो गए इकट्ठे और फिर 4 लेक्चर इकट्ठे आपने एक दिन में बैठ करके पढ़ डाले बस, जिस दिन फुर्सत मिली। तो उसका तो एग्जाम्पल मैं यही दिया करता हूँ कि पूरे हफ्ते का खाना हम एक दिन में नहीं खा सकते, ये तो फिर भी पढ़ाई है। पूरे हफ्ते की पढ़ाई आप एक दिन में करना चाहते हो तो ये तो नहीं हो पाता। ठीक हो गई ना बात। तो इसी के लिए सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, वो जो पढ़ी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये सब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए पढ़ी हैं। और इसके अलावा स्टेट फंक्शन पढ़ा है, पाथ फंक्शन पढ़ा है, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस जो पढ़े हैं सारे के सारे इसीलिए पढ़े हैं। तो एक बड़ी सिंपल सी चीज मैं कंपैरिजन डिस्कस करके फिर आज की क्लास को पूरा करता हूं। 5 मिनट बस और लगेंगे, 10 मिनट। मैं आपसे कंपैरिजन पूछना चाहता हूं, डिफरेंस पूछना चाहता हूं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस में। डिटेल से, ये तो हमने जो अभी किया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम डिटेल करते हैं तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो आप इन एक तो डिफरेंस ये डिस्कस करने हैं, बताने हैं आपको, और इसको रिलेट करना है आपको किसके साथ, आपको इसको रिलेट करना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो आपने पढ़ रखा है उसके साथ आप इसे रिलेट करके बताओ। क्या है, देखो डिफरेंस की बात करते हैं। अगर मैं एक कोई वेसल लेता हूं, कोई बर्तन लिया और उसमें मैंने हीट करना शुरू किया, इसको टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया। टेम्परेचर बढ़ाने पर दो काम हो सकते हैं, हीट देने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर नहीं, हीट देने पर दो तरीके के चेंज मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं। अगर मैंने लिख दिया आइसोथर्मल प्रोसेस तो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ना है। सोचने में बड़ी अजीब सी बात लगेगी। क्या अजीब बात लगेगी कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो फिर इसमें, जब मैं इसको हीट दे रहा हूं तो फिर इसमें टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो फिर हीट गई कहां वो। तो बड़ा सीधा सा इसका आंसर है, थर्मोडायनेमिक्स देता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि उस हीट ने वर्क किया है। जब मैं इसको हीट देता हूं, अभी थोड़ी देर पहले भी मैं आपको बता रहा था कि पैकेट्स हैं हीट के, हमने पंप किए अंदर। अब जब हीट के इसके पास 100 पैकेट्स थे सपोज करते हैं, ये 100 पैकेट इसने इसे दे दिए। ये 100 पैकेट तीन काम कर सकते हैं, या तो टेम्परेचर बढ़ा दें ये 100 के 100, एनर्जी ना बढ़े, डेल्टा ई 0 रहे, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए, या टेम्परेचर भी बढ़ जाए, एनर्जी भी बढ़ जाए, दो काम हो जाए। या तीसरा एक काम क्या हो, टेम्परेचर ना बढ़े, डेल्टा टी 0 रहे, यही आइसोथर्मल प्रोसेस है। और जो एनर्जी है वो अब नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि डेल्टा टी जब 0 हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, तो एनर्जी ने क्या किया, इन पैकेट्स ने क्या किया, वर्क कर जाएंगे, ये कुछ ना कुछ एक्सपेंशन वर्क करेंगे। तो जब हम कुछ हीट के पैकेट्स देते हैं किसी सिस्टम को, तो वो एनर्जी बढ़ा सकता है
और साथ के साथ वो और क्या काम कर सकता है, वर्क कर सकता है। आइसोथर्मल में वो सिर्फ वर्क करेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा, और टेम्परेचर अगर नहीं बढ़ा रहा है वो, तो ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ एक काम रह जाता है, और वो काम रह जाता है इंक्रीमेंट ऑफ वर्क। यानी वर्क कैसे किया होगा, एक्सपेंड करके इसको। ये यहां वो पिस्टन नहीं शो किया गया, अदरवाइज ये क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ को शिफ्ट कर देगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आइसोथर्मल प्रोसेस हम किसे बोलते हैं, जिसमें डेल्टा टी 0 होता है और चेंज इन एनर्जी इसमें 0 आएगा। नॉट थर्मली आइसोलेटेड का मतलब ये है कि यहां हम टेम्परेचर आर पार निकाल सकते हैं। थर्मली आइसोलेटेड का मतलब हम इसे क्यू सप्लाई कर सकते हैं, हीट दे सकते हैं। अगर हीट भी हम अंदर नहीं पहुंचा सकते, तब हम इसे बोलते हैं कि ये इंसुलेटेड है सिस्टम। तब हम बोलते हैं जैसे थर्मस होता है, एक मोटी जैकेट उसमें लगी होती है, तब ये इंसुलेटेड सिस्टम हो रहा होता। तो इस केस में डिफरेंस बताने से पहले मैं ये सारी चीज आपको बता रहा हूं। हीट ट्रांसफर्ड इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, ये 0 नहीं है। हीट गई है अंदर इसमें, या अंदर से बाहर आ सकती है, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर 0 है। जैसा भी मैंने आते ही आज क्लास में क्वेश्चन पूछा था, ये वही बात है इनफैक्ट। और अगर आप बोलते हो क्योंकि टेम्परेचर नहीं बढ़ा है, तो डेल्टा ई या डेल्टा यू इसे कहना चाहिए, यू से हम इसे डिनोट कर रहे होते हैं, डेल्टा यू इसका 0 रहेगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो अब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करो। फर्स्ट लॉ क्या था, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W, ये होता था। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर मैं डेल्टा U लिख रहा हूं, इज इक्वल टू Q प्लस W। तो डेल्टा U, क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो मॉलिक्यूल के मोशन तो बढ़े नहीं, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी। जितनी हीट के पैकेट उसे मिले, उसने सारा का सारा वर्क करने में लगा दिया, टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 आया है। तो डेल्टा यू तो हम 0 ही बोलेंगे। डेल्टा यू अगर 0 हो गया, इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, दैट मीन्स मैं लिख पाऊंगा Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, या W इज इक्वल टू माइनस क्यू। ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बात ट्रू रहेगी। अगर कोई प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो उसके लिए हम ये डिनोट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या लिखा जाता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, डेल्टा टी पॉसिबल है कि वो चेंज हो 0 के अलावा। एंड यहां जब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू 0 नहीं होगा। और एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब हम हीट बाहर से दे नहीं पाएंगे, हीट बाहर निकाल नहीं पाएंगे। तो जो हीट कंटेंट, ये पैकेट जो हम दे रहे थे बाहर से, और जो पैकेट बाहर वापस एनर्जी के दे रहे थे, यानी Q 0 होना चाहिए। तो अब फिर इसमें आप अप्लाई कर लो जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। वो क्या कहता था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W। ये होता था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये तो कहता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी हीट एंड वर्क के समीशन के बराबर होती है, एल्जेब्रिक सम के बराबर, एंड Q उस
एंड डब्ल्यू उस साइन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे जो हमने 4 टाइप के वो पढ़े थे लाइन से। तो ये डेल्टा यू हो गया। डेल्टा यू हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्यू तो यहां पर 0 है, तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू 0 प्लस डब्ल्यू। इसका मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी वर्क डन के बराबर आ जाएगा। जो एनर्जी में चेंज आया है वो इस वर्क डन के बराबर आना चाहिए, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है। कैसे हो गया वर्क? जब बाहर से हीट नहीं मिली तो उसकी अपनी एनर्जी कहीं कंज्यूम हो गई, यूज हो गई, कहीं एनर्जी उसकी चेंज हो गई। अपनी जो एनर्जी चेंज हुई तो उस एनर्जी ने वर्क कर दिया, या बाहर से अगर वर्क हुआ तो एनर्जी उसकी बढ़ गई। ये है इनफैक्ट एडियाबेटिक प्रोसेस। और ये सारा का सारा किस में होगा? ये किसी इंसुलेटेड फ्लास्क में काम करना चाहिए हमें। यहां देख लो पहले ये जो मैंने बताया इसको प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, यही हो गई बात। ये डिस्कस कर दी मैंने, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ये हो जाएगा। और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए इंसुलेटेड फ्लास्क है ये कोई, यानी हीट हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। डेल्टा टी 0, यू 0। थर्मली ये आइसोलेटेड सिस्टम, थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम, हीट हम नहीं ट्रांसफर कर पाएंगे इसमें। Q 0 है, डेल्टा U इज इक्वल टू डब्ल्यू रहेगा इसके अंदर। तो अगर हम पॉइंट्स लिखें डिफरेंस के, तो आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें हीट एब्जॉर्ब करने के बाद, बाहर से ये हीट एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद टेम्परेचर चेंज हुए बिना एक्सपेंशन हो जाता है। हीट कहां से एब्जॉर्ब करेगा? सराउंडिंग से। ये सराउंडिंग ही कहलाएगा। ये जो लैंप रखा है जो हीट दे रहा है इसे, ये इसके लिए सराउंडिंग कहलाएगा। ये सिस्टम है पूरा जो बीकर लिया हुआ है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा? ऐसा प्रोसेस जिसमें हम बाहर से हीट देते हैं लेकिन टेम्परेचर चेंज किए बिना सिस्टम में एक्सपेंशन हो जाता है उसकी गैसेस में बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। और ये हीट कहां से मिलती है? उसे सराउंडिंग से। ठीक हो गई बात। दूसरी बात, एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर एक्सपेंशन हुआ तो हीट तो बाहर से दी नहीं भाई। सोचने की बात है। एक प्रोसेस है मेरे पास, यहां ये सिस्टम है कोई, अब मैं हीट नहीं दे रहा हूं, बैठे बिठाए इसके दिमाग में पता नहीं क्या ही, क्या एक्सपेंड कर गया, ऊपर को खिसक गया। तो कुछ तो परिवर्तन आया होगा अंदर, अंदर से कुछ चेंज हुआ होगा इसके, जो दिखा नहीं हमें। क्या चेंज हुआ? इसके डेल्टा यू में चेंज आया, इसके यू में चेंज आया, एनर्जी इसकी यूज हो गई काम करने के लिए, खुद की एनर्जी कुछ कम हो गई। इसने अपनी कुछ एनर्जी का हिस्सा दे दिया, उधार दे दिया कि लो तुम काम कर लो जाके। अपनी एनर्जी कुछ कम हो गई। किस कॉस्ट पे वर्क हुआ? एनर्जी की कॉस्ट पे वर्क हुआ। और अगर एनर्जी की कॉस्ट पे वर्क हुआ तो एनर्जी का मेजरमेंट, एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल दौड़ रहे हैं फिर रहे हैं, अपनी उसकी एनर्जी है, तो टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा सिस्टम का। एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर कभी एक्सपेंशन हो गया तो टेम्परेचर रिड्यूस हो जाना चाहिए विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं जो मैंने अभी ये बोले। तो सबसे पहले एक, ये जो दो बातें मैंने बताई हैं ये वही दो बातें हैं। बस 1 मिनट में छोड़ रहा हूं क्लास। एक एक पॉइंट और लिख लो, ये दो पॉइंट तो समझ आ गए होंगे आपको। और
In isothermal process, contraction takes place when evolution of heat to the surrounding. यानी अगर हम बाहर से हीट नहीं देते, क्या होता है कि हीट इसमें बाहर निकल जाती है सिस्टम से, इस सिस्टम से हीट बाहर चली गई या निकल गई, तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ऊपर से ये नीचे हो जाएगा पिस्टन खुद ही। जबकि जो हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस है, टेम्परेचर के इंक्रीमेंट के साथ होता है कॉन्ट्रैक्शन। जब एक्सपेंशन होता है तो एक्सपेंशन में तो टेम्परेचर रिड्यूस होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में, और जब कभी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आता है। तो चलो इसको हम और एक्सपेंड करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में यहीं तक रख रहा हूं आप लोगों की, क्योंकि क्लास है आगे, फिर जो डाउट रहेंगे आप मेरे से पूछ लोगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसे अच्छी तरह से पढ़ करके करना काम को सारे को। इसके बाद हम पीवी वर्क जो है अगली क्लास में करेंगे।